أكبر الكتب. क्रिकेट में फर्स्ट कोर मेमोरी क्या है तुम्हारी? फर्स्ट कोर मेमोरी यार, ऐसे तो बहुत मेमोरीज दिमाग में आती हैं। सचिन की ज्यादा है क्योंकि बचपन में सचिन ही था, टीम में होता था। मुझे याद आता है कि 98 में जब शारजा में इंडिया ने जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीती थी, तो सचिन ने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। मुझे वो मैच विविडली याद आता है कि वो मैंने शायद पहला ऐसा था जो कम्प्लीटली देखा था वो मैच। तो वो जो सचिन ने स्ट्रेट में सिक्सेस मारते हुए टोनी ग्रे की कमेंट्री थी, तो वो शायद सबसे क्लियर मेमोरी है। 96 वर्ल्ड कप बहुत मुझे याद आता है वाला, जो वो 98 का जो मैच थे इंडस्ट्री का, वो सबसे शायद मतलब जैसे कहते हैं सबसे क्लियर मेमोरी है। उसके बाद मुझे काफी मैचेस याद है। तुम्हारे लिए? 99 वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि मैं अपने ननिहाल में था और वहाँ पे पीछे एक पेरेंट थे, तो उनको मैं बोलता था ब्रजेश मामा का नाम। तो वो उनके यहाँ टीवी लगा हुआ था, तो उसमें मैं जाता था देखने मैच। तो मैचेस चल रहे होते थे तो मुझे पता नहीं होता क्या चल रहा है, तो वो बताते थे कि देखो ऐसे वो मार रहा है और ये रूल्स वही सुनते हैं। रूल्स उन्होंने समझाया कि 2 विकेट्स हैं, इसके बीच में दौड़ रहे हैं, तो 1 हुआ, बाउंड्री क्रॉस की बॉल तो 4 रन हुआ, ऊपर से गई तो 6 रन हुआ। तो 99 से पहले मुझे ये पता था कि ये क्रिकेट है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, ननिहाल में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था भाई, तो वहाँ पे देखते थे मुमा लोग। लेकिन मैं सोचता था क्या चल रहा है ये, है ना, मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन 99 वर्ल्ड कप में थोड़ा रूल्स मुझे पता लगे, तब से थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। उसके बाद से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2000s पूरा हमारा ऐसे रहा कि इंडिया बहुत अच्छा खेला अपने होम ग्राउंड में, जीतता था। मैच हारते भी थे ये लोग, वनडे मैच तो काफी हारते थे, टेस्ट मैच जीत जाते थे, लेकिन बाहर तो ये लोग जीत नहीं पाते थे। ये एडिट हो जाएगा ना, उल्टा हो गया। 2000 में इंडिया वो गांगुली कैप्टनसी में 2000 में बेटर खेलना स्टार्ट कर गई थी। नहीं, लेकिन गांगुली कैप्टनसी सुनो तो 2002 में इंडिया इंग्लैंड 1-1, 2003 में इंडिया इंग्लैंड बाहर गई 1-1, 2007 में इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट कर दिया 1-0, तो 2006-10 में 1-1। ठीक है 99 से 90s में इंडिया बहुत बेकार खेली है। 2000 में जब तब इंडिया इंप्रूवमेंट। हाँ ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो 1999 से शुरू के 2-3 साल तो मुझे लगता था कि ये लोग बाहर नहीं खेल पाते हैं, और वो थोड़ा वो वाला एरा था जब इंडिया इकोनॉमिकली में जस्ट ग्रो गए थे, तो थोड़ा दबे रहती थी टीम में हमारी। ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा स्लेच करते थे और इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जेंटलमैन खेले, दब के रहे। तो वो एरा सबने देखना स्टार्ट किया था कि जहाँ पे 17 हम लोग कॉन्फिडेंस भी लैक करते थे कि उनको आई टू आई देख सके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसे प्लेयर्स को। नहीं, इंग्लैंड में पता नहीं, इंग्लैंड में मतलब 2000 में इंग्लैंड में ये लोग जाके, हो सकता है मुझे याद ना हो पूरी तरीके से, लेकिन इंग्लैंड में ये लोग जीते हैं, कुछ मैचेस जीते हैं, और मुझे लगता था कि इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इंग्लैंड की टीम उतने सीखी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया की तो आइकॉनिक टीम थी वो, अर्ली 90s और अर्ली 2000s वाली, वो तो मैच ही नहीं हारते थे उस समय। तो लेकिन ये फिर वो कैप्टनसी गांगुली ने संभाली, वो एक एग्रेशन टीम में आया, युवराज, मोहम्मद कैफ, जहीर खान ऐसे प्लेयर्स आए, और फिर इंडिया ने थोड़ा उन्हीं के भाषा में उनको जवाब देना स्टार्ट किया, जो कई लोग फिर हजम भी नहीं कर पाए। बाहर के लोगों ने लगा कि नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये अनकल्चर्ड है या फिर ये ढंग से बिहेव निकली। एक्चुअली में वो एक शिफ्ट था इंडियन साइकी में, जो आप अब भी उसको इफेक्ट आप परसीव कर सकते हो। जब विराट कोहली हुए और प्लेयर्स हुए, वो जो चेंज आया वो वहीं से शुरू हुआ था कि वो आई टू आई देखने वाली बात थी कि अगर तुम हमें कुछ बोलोगे तो फिर उल्टा सुनने के लिए भी तैयार है ना। तो वो जैसे कंट्री जब आप ग्रो करते हुए कहा जाता है, तो वो शायद आपके रिफ्लेक्ट करती है आपके स्पोर्ट्स में भी। तो शायद वही वो चेंज हो रहा था कि वो इंडिया जो था वो नो लॉन्गर वो थे कि वो आपका बुली कर लोगे वो हो जाएंगे। तो उनकी आंख में देकर जवाब देना शुरू किया। फिर वही शायद मुझे लगता है कि वो इंडिया का जो ओवरसीज परफॉर्मेंस था, ये इंडिया 2002 में इंग्लैंड 1-1, फिर 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया में 1-1 हुआ, फिर इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच जीता 2006 में, 7 में इंग्लैंड को 1-0 हराया। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के बाहर जीतने की जो चेंज स्टार्ट हुई कि इंडिया नो लॉन्गर होम ट्रैक बुलीज रह गए थे, वो इंडिया ने अपना वो टैग हटा दिया। उसका एक बहुत रीजन ये था कि इंडिया
में सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम बाहर जाके भी उनको उनके घर में हरा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि स्किल से पहले वो इंडिया को मेंटल ब्लॉक हटाना था। वो कहीं ना कहीं हटा, गांगुली कैप्टनसी और इंडिया टीम में जो अग्रेशन आया, तो वो एक मुझे लगता था कि वो एक टोनी शिफ्ट है इंडिया में, जो मुझे लगता है कि अंडर अप्रिशिएट करते हैं लोग। गांगुली कैप्टनसी आज जनरेशन, क्योंकि वो सोशल मीडिया था नहीं उस समय, टीवी में जाते थे, तो वो जो कैप्टनसी थी जितना गांगुली अप्रिशिएट होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है। कि वो रिजल्ट में तो आप जो आप एनालाइज करना कर लो, लेकिन रिजल्ट के बाहर भी दुनिया है कि आप समझ जो देखता था, हम लोग जैसे लोग हम लोग फील करते थे कि यार ये तो टीम अब डिफरेंट हो गई है, ये वो टीम नहीं है कि जो दब के खेलेगी बाहर, ये ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी तो अग्रेशन के साथ खेलेगी। वो चेंज बहुत जरूरी था, जो मेंटल चेंज आया था इंडियन टीम में। मुझे याद है ना 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, जो वो कोलकाता मैच में 16 मैच की विनिंग स्ट्रीक हो चुकी थी उस समय न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे थे कि 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट ये लोग जीत के आ रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब ये श्योर था कि ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज जीतने वाली है। 1-0 हो भी गया था, 1-0 हो भी गया था, और बुरी तरीके से आया था फर्स्ट टेस्ट मैच। सेकंड टेस्ट मैच में फिर जो मिरेकल हुआ हो गया था, उसके बाद वहां से जो वो इंडियन टेस्ट हिस्ट्री की आई थिंक होम ग्राउंड में एटलीस्ट नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल टेस्ट हिस्ट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉलो ऑन। वो इतनी बड़ी विक्ट्री थी कि उसके बाद टीम फॉलो ऑन देने से भी डरती हैं कि कहीं वही चीज रिपीट ना हो जाए। वो इस लेवल की विक्ट्री थी वो। और पता है क्या, उसके बाद ये हम लोग मतलब उस टाइम ग्रो अप कर रहे थे, है ना, बच्चे ही थे, तो ये दिमाग में आ गया था कि द्रविड़ और लक्ष्मण को आउट ही नहीं कर सकते। ये आ गया था, ये लोग मतलब सॉलिड हैं, और ठीक है शुरू के आउट हो गए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे तेंदुलकर जब बैटिंग करता था तो मुझे लगता था कि बहुत वल्नरेबल है, मतलब ठीक है बहुत अच्छे शॉट्स, आर्टिस्टिक शॉट्स खेल रहा है, बहुत अच्छे रन बना रहा है, लेकिन हर बॉल पे मुझे लगता था किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है। वो उसका एक रीजन ये भी है कि आप जब आपके पास बैट्समैन ही एक होना, तो अपने डरे रहते हो कि आपको हर शॉट गलत हुआ, टाइम नहीं हुआ तो आप लग रहा है आउट ना हो जाए। वो डर बहुत था, क्योंकि 90s में, अर्ली 90s में ऐसा था, सचिन है तब बैटिंग है, सचिन गया तो टीम गई, तो वो डर इतना था कि हर बॉल पे सचिन पर डर लग के हमें लगता अरे आउट तो नहीं हो गया, आउट तो नहीं हो गया। तो वे हम लोग थोड़ा वैसे सोचते थे, अरे यार सचिन बीट हो रहा है, बीट क्यों हो रहा है। बाद में जब और प्लेयर्स आए तो थोड़ा फिर वो हुआ कि नहीं और भी बैट्समैन है, तब फिर थोड़ा कंफर्ट हो गया और रिलैक्स होकर दे सकते थे बैटिंग। ये भी रीजन था। सचिन ने जब 90 में खेला तो ऐसा था कि बस जो बैटिंग है बस सचिन ही है और कोई सचिन ही है। और मिडिल क्लास बच्चे जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सचिन से हमारी ठीक है, मतलब हार गए कोई इशू नहीं है, है ना, सचिन ने सेंचुरी मारी, टीम से तो उम्मीद थी नहीं, टीम से हमें उम्मीद नहीं होती थी। बॉलर भी धीमे थे, बैटिंग में सचिन नहीं थे, तरह सचिन बनाए थे, बाकी सब तो चलता। वही लेट 90 से टाइम था जब जीतने का एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे हम लोग। 2000 में प्लेयर आए, शिफ्ट हुए, तो वो वहां से चेंज हुआ। वो 2000 से वही मतलब इसमें एक वो मेमोरी थी हमारी, जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर होते थे, जब वो दिसंबर जनवरी में सर्दियों में टाइम सुबह उठते थे हम लोग, तो स्ट्रीमिंग तो होती ही थी, टीवी पे देखना था, तो मिस हो जाएगा मैच। तो सुबह उठने स्कूल जाने से पहले वो 2 घंटे के सेशन देख लेते थे, सैटरडे संडे को पूरा देखते थे। तो उसकी क्या मेमोरी है, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया मतलब 99 का टूर तो हरी थी, 2003 वाला तो इंडिया फिर 1-1 किया था। तो ये नहीं था कि मतलब उठते रहे तो हार ही जाएंगे, तो वो क्या लगता था कि मतलब उठते रहे तो क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज का हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट एकदम अलग टाइप का होता है ना, बाउंसी पिचेस हैं, थोड़ा हॉस्टाइल बॉलिंग है, बड़े ग्राउंड्स हैं, तो अलग टाइप का फ्लेवर है वहाँ के क्रिकेट का। नहीं वही जब सुबह उस टाइम शुरू के दो टेस्ट सीरीज जो मुझे याद है, मतलब कोर मेमोरी में मेरे हैं, कि जब तेंदुलकर वहाँ पे मतलब ये लोग पूरी टीम गई थी, तो उसमें बुरी तरीके से एक टेस्ट सीरीज पता नहीं मुझे याद नहीं कौन सा 3-0 से हारे थे, सचिन को डक किया था, हाँ वो शोल्डर में 99 की थी, हाँ उसको आउट कर दिया था। और उसपे कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, और हम लोग एकदम मतलब गुस्से हो गए थे, चीटिंग हो रही है और फिर लोग चीटर वो है, ठीक है, लेकिन वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस समय इंडियन क्रिकेट उतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा, और टीम भी इकोनॉमिकली, और टीम भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन फिर हाँ बाद में ये तो है कि गांगुली को काफी हो जाता है, श्रेय जाता है कि उसने पूरी टीम बनाई, वर्ल्ड बीटिंग टीम जो है उसमें कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ जीत सकते हैं हम लोग। ये सहवाग और युवराज उसमें आए, प्लेयर्स भी अग्रेसिव आए, अच्छे तो थे, अग्रेसिव भी आए। हाँ तो मतलब जैसे हम लोग जैसे अब ये आज जो बना रहे हैं, अब इंडिया के ऑस्ट्रेलिया का एक टूर फिर से आ रहा है 2024 में जो आएगा 9 दिसंबर में। अब टाइम इतना चेंज हुआ है, अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 बार खा सकती है कि नहीं। एक बार आना बहुत बड़ी बात थी, और अब हम
लगातार तीसरी बार का सोच रहे हैं, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन अब ये हो गए ये हैट्रिक हो सकती है कि जो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। शायद वेस्ट इंडीज ने ही किया है आज तक ये कि ऑस्ट्रेलिया को वहां पे 3 बार लगातार हराया हो। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से मतलब शायद उन्होंने ये तो है कि 10 साल तक कोई सीरीज नहीं हारती है वेस्ट इंडीज में, वो वाली टीम थी। तो ये उस लेवल का अचीवमेंट होगा 3-0। और ऑस्ट्रेलिया का भी होगा कि लगातार तीसरी बार नहीं हारना कुछ, क्योंकि वो टेस्ट मैच बहुत सीरियस लेते हैं, हम सबको पता है। तो ये बहुत ही मतलब एंटिसिपेटेड सीरीज है, और ये पहली बार जिसमें 5 टेस्ट मैचेस होंगे। अब सीरीज 5 की हो गई, तो 3 या 4 की चल रही थी बहुत टाइम से। तो बहुत ही वाइडली एंटिसिपेटेड सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी आप देखो, पैट कमिंस ने पूरा रेस्ट ले लिया है कि मैं अब सीधे वही बॉर्डर के वास्ते खेलूंगा। उससे पहले वो लोग उसमें डोमेस्टिक में भी उन्होंने रखा है कि हम खेलेंगे ताकि प्रिपेयर कर सकें। तो काफी वो है, हाइप अप है सीरीज। मुझे लगता है कि एशेस के बाद ये सेकंड मोस्ट हाइप्ड अप एशेस का तो ये है कि क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का आपस में उनकी ओल्डेस्ट राइवलरी है, प्लस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है वो कंट्रोल इतना करते हैं मीडिया, तो जरूरत ज्यादा हाइप अप हो जाती है। नहीं तो आप रिसेंटली देखो तो ऑस्ट्रेलिया, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गई है तो वो सीरीज फ्लॉप ही रही है पिछले 1 डेकेड से। बस वही है कि उनकी मीडिया क्योंकि कंट्रोल ज्यादा करती है, इंग्लिश मीडिया, तो वो जरूरत ज्यादा हाइप अप हो जाती है। क्वालिटी वाइज देखो तो जितना पिछले 10 साल या 15 साल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने डिलीवर किया है उतना और कोई सीरीज नहीं थी। प्योर क्रिकेट में उसमें मेरे ख्याल से बेस्ट सीरीज है तो वो यही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस द कंडीशन, इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये है। हाँ, और पिछले 2 सीरीज जो है, जो एक सीरीज तो ये लोग जीते तो उसमें उनकी पूरी टीम नहीं थी, उसमें कुछ प्लेयर्स 2018 की सीरीज थी। हाँ, उसमें वो स्मिथ और वार्नर नहीं थे मेन, तो उनकी बैटिंग भी, बॉलिंग तो उनकी पूरी थी उसमें भी। हाँ, बैटिंग में हाँ स्मिथ वार्नर नहीं थे उनके, लेकिन जो बीच में तो उल्टा था हाँ, लास्ट में होते थे टीम हो गई, टीम स्ट्रेंथ डिप्लीटेड थी। हाँ, ऑलमोस्ट थर्ड स्ट्रिंग साइड थी इंडिया, सब लोग चले गए थे। हाँ, वो 36 पे इंडिया आउट हो गई थी पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद से जीती और फिर इंजरी इतनी हुई उसके बाद भी जीत गई। वो तो खैर एक आइकॉनिक सीरीज थी। वो तो इंडिया की शायद रवि शास्त्री ने कहा था शायद की ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्री है वो आज तक की, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी ऑस्ट्रेलिया में जाके पहला मैच इतनी बुरी तरह हारने के बाद, उसके बाद वहां से वापसी करी, इतनी इंजरीज हो गई। तो वो तो एक अलग ही कहते ना कि एक आपके एक इतिहास में एक सुनहरा समय सीरीज जीत दी गई, वो तो वाली बात थी। तो वही अब उसका फॉलो अप 3rd सीरीज है, इंडिया जीत जाओ हैट्रिक कर ले तो फिर वही है जिसका हम लोग डिस्कस करना सोच रहे थे ना कि एक इटली मतलब एक व्यू, एक मतलब क्या टीम। अभी तो इंडिया वैसे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को घर पे खेलना है, ये उससे पहले एक हाइप जो दिमाग में बैठी हुई सबको इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये नवंबर से जो स्टार्ट होनी है कि क्या एक प्रोबेबल इंडिया का स्क्वाड और टीम बन सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उस पर मुझे लगता है अच्छा वो हो सकता है कि ऐसे डिस्कशन से कहते हैं ना, जिसको जो भी क्रिकेट के लिए पैशनेट है दिमाग में आता है कि यार इसको ऐसे बैट्समैन या इसको ऐसे बॉलर खिला सकते हैं। तो मेरा लोग यही था कि वैसे अभी जैसे नवंबर में है 2-3 महीने में सीरीज होनी है, तो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि मतलब टीम तुम्हें अभी किस कंडीशन होती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कैसा करेगी। रिसेंटली जैसे इंडिया का फॉर्म रहा है भी समय आ रहा है तुमसे पूछा जाए पिछले 2 साल से जो क्योंकि मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो पिछले 2 साल से इंडियन टीम बाहर खेल रही है, स्पेशली सेना कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट खेले थे। हाँ, अपने घर पे भी वैसे मतलब इनका मतलब उनमें जैसे पहले के मैचेस जो होते थे स्पेशली 2000s में, इवन ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में तो श्योर मुझे जो याद है कि ये लोग काफी कन्विंसिंगली खेलते थे, और बैटिंग स्पेशली, और 500 के करीब 500 टच कर जाते थे, 450-500 रन बहुत इजीली टच कर जाते थे। ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल में ये लोग जीत तो रहे हैं बाहर, सेना कंट्रीज में टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं और सीरीज ड्रॉ हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ किए, और उसके बाद फिर अभी होने वाला उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में 1-2 बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट कीपर और बॉलर अश्विन और जडेजा 30-40 रन बना के ये लोग किसी तरीके से 250-300 टच कर रहे हैं, और उसके बाद बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है। ठीक है, बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, और इसीलिए फिर ये लोग टेस्ट मैच जीत जा रहे हैं। और उसमें भी किसी मैच में जिसमें बॉलिंग नहीं चलती है, जैसे मुझे इंग्लैंड का याद है लास्ट टेस्ट मैच जो 2022 में हुआ, हाँ, उसमें बॉलिंग नहीं चल पाई थी, तो उसमें बुमराह और ये सब मार खा रहे थे। ठीक है, और बेसबॉल उसमें मार खा रहे थे, स्टाइल में। तो खैर बेसबॉल उस समय नया उठा था। हाँ, तो उसमें मतलब लगा कि अरे ये तो फिर बॉलर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर ऐसे मार खाना है। खैर मतलब
वो एक वन ऑफ टेस्ट था, उसमें इंडिया को एक वो देना पड़ेगा कि 22 में गए अचानक से एक टेस्ट, इतना तैयारी का मौका नहीं मिला, तो उसमें थोड़ा इंडिया को वो तो देना पड़ेगा ना उसको। एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन आपको बाहर की कंडीशंस में जाओगे तो थोड़ा टाइम होता है सेटल होने में। अचानक से केवल 8 टेस्ट खेलने को गए हो तो कई बार हो जाता है, उस टेस्ट में इतना नहीं होता। तो क्योंकि इंडिया उससे 1 साल पहले 2021 में जब गई थी इंग्लैंड में, जब 2-1 से लीड करके आई थी, उसमें इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी। स्पेशली वो बुमराह ने वो जो यॉर्कर डाली थी, मुझे याद आ रहा है बेस्ट वगैरह, तो जब चौथा जो मैच था जिसमें इंडिया ने डिफेंड कर लिया था टारगेट 300+ का कुछ टारगेट था, तो मुझे लगता है बॉलिंग इंडिया की बाहर ऐसे रिसेंटली ठीक रही है। जब साउथ अफ्रीका में भी इंडिया ने बॉलिंग तो ठीक ही करी थी, पहला टेस्ट इंडिया हारी थी, वो बैटिंग कोलैप्स हुआ था इंडिया का। तो इंडिया का और आप देखो इन जनरल घर में भी जो इंडिया ने टेस्ट खेले हैं बैटिंग कोलैप्स हुआ है। इंडिया के जो टॉप 5 है ना, वो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं जा रहा है। लोअर ऑर्डर और लोअर मिडिल और लोअर ऑर्डर से ही रन बन रहे हैं, ये तो है। इंडिया का जो इंग्लैंड साथ भी अभी घर पे सीरीज हुई, इसमें भी ओवरऑल 5 टॉप 5 बैट्समैन का देखो ना, इतना नहीं चल रहा, इतना होना चाहिए। तो वो एक तो है, थोड़ा सा बैटिंग में एक वो चल रहा है कि वो परफॉर्मेंस जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम लोग, जैसे जाएंगे अभी इस कंडीशन में, अभी आगे 2 महीने में इंडिया कैसा खेलती है वो अभी हमें नहीं पता। न्यूजीलैंड और क्या कहते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो उसको अरबियन दरकिनार करके केवल ऐसे सोचें। तो क्या लगता है कि मतलब बैटिंग में जैसे टेंटेटिवली टीम, मैं तुमसे पूछूं कि किसको तुम अभी देखते हो जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो ऑलमोस्ट श्योर है कि खेलेंगे यार, इंजरी ना होगी? बैटिंग में देखो टॉप ऑर्डर तो ऑलमोस्ट सेम, जो मतलब मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम भी सोच रहे होगे कि ओपनिंग में रोहित और जायसवाल रहेंगे, ठीक है। 1 डाउन में आपका शुभम गिल रहेंगे, 4th पे कोहली, ठीक है। 5th पे केएल राहुल को खिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में रिसेंटली सेंचुरी आया तो मैच में, हाँ, तो ठीक है, एक सॉलिड वो रहेगा, ऑप्शन रहेगा केएल राहुल का। हाँ, इसमें ठीक है, ये तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि मतलब ये होगा, क्योंकि ये सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये होगा। लेकिन फिर दिमाग में दूसरा ये भी आ रहा है, थॉट आ रहा है कि व्हाई नॉट पुजारा, क्योंकि पुजारा का ऑस्ट्रेलिया इन प्लेस ऑफ हु, पुजारा इन प्लेस ऑफ गिल नंबर 3 पे, क्योंकि जब सिचुएशन टफ होती है, ठीक है, तो पुजारा का एक वो रहा है कि रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो द्रविड़ का जो रोल होता था कि टाइम अभी वो करना हमें, है ना, सिचुएशन टफ है, बॉल स्विंग हो रही है या बॉल बहुत ज्यादा स्विंग से ज्यादा बाउंस ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा होगी, हाँ। तो जब नहीं खेल पाते हैं बाकी लोग तो वो टाइम निकाल के किसी तरीके से कर लेता है मैंने। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुझे इंडियन टीम मैनेजमेंट का जो मैंने देखा है पुजारा के साथ, कि मुझे लगता है वो मूव ऑन कर गए हैं पुजारा से। उन्हें लगता है कि अब आगे देखने का समय है, अब वापस नहीं जाना पुजारा पे। और स्पेशली रहाणे की भी हम इंक्लूड कर लें कि जो उनका मतलब पिछले 1-2 साल से उनका रिकॉर्ड काफी खराब चल रहा था। तो मुझे याद है पुजारा को शायद लास्ट जब वो था आपका पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें पुजारा को भी खिलाया था, मौका दिया था, लेकिन उसमें भी शायद इतना अच्छा वो नहीं चला था। उसके बाद फिर इन्होंने ड्रॉप किया। मेरे ख्याल से उनका यही था कि यार अब जितना ट्राई कर सकते थे, अब नए प्लेयर्स के साथ ही अब नई टीम बनानी है। और शुभमन गिल का देखो, शुभमन गिल का ऐसा है कि इंडिया इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज थी, पहले शायद पहला मैच और दूसरा मैच था शायद, उसमें बैटिंग सही नहीं चली थी और बीच में ये भी लगा था कि यार इसे ड्रॉप करा जाए, क्योंकि रिकॉर्ड आप शुभमन गिल देखो टेस्ट मैच में भी इतना अच्छा नहीं है। शुभम गिल का मुझे जो इशू है ना, मैं बता रहा हूँ क्या मुझे जो इशू लग रहा है कि बैकलिफ्ट जो है, मतलब बैट में जो वो बैक स्विंग उसका थोड़ा ज्यादा है और बैट्समैन के कंपैरिजन में। सेकंड थिंग कि फीट मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना जैसे फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है ना, या वहाँ की ऑस्ट्रेलिया में बॉल ऊपर आती है तो बैक फुट पे भी खेलना पड़ेगा, लेकिन फीट जो ट्रेडिशनल बैट्समैन टेस्ट बैट्समैन करते हैं वो नहीं है उतना। लेकिन यही पॉइंट है जो शुभमन गिल फेवर में जो यहाँ जाएगा कि इंग्लैंड में अगर ये हो रही थी तो समझ में आता है कि फीट मूवमेंट नहीं है, बॉल स्विंग होगी, कैच जा सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है, पिछले साल जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, शुभमन गिल अच्छा खेला था उसमें। मैं सिडनी में जो लास्ट टेस्ट था ब्रिस्बेन का 80 रन मारते, 4th इनिंग्स में बहुत क्रूशियल मैच रन थे। जो ऑस्ट्रेलिया में क्या इतनी बॉल स्विंग तो होती नहीं, ऑफ द ईयर तो बहुत ही कम स्विंग होती है, थोड़ा सा सीम मूवमेंट होता है, वो भी
कोकाबरा की बॉल होती है, वो 10-12 ओवर होती है, फिर उसकी सीम भी चली जाती है, स्विंग होनी बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो कंडीशन से वो है, बॉल तेज आएगी और ऊपर बाउंस लेगी। शुभमन गिल क्या है कि वो मूवमेंट इतना नहीं है, तो अगर बॉल मान लो बाहर जा रही है तो वो एक्सेप्टेबल है, एफ दे सकता है, अंदर आ रही है, लेकिन वो स्विंग से आ रहा है, वहां पे डिफिकल्टी कुछ होती है, बाउंस ऊपर आता है। बाउंस ऊपर तो जो प्लेयर बैकफुट पे या फिर ऑन द लेफ्ट कट कर सकता है वो, या फिर शॉर्ट आर्म जैब अच्छा खेल सकता है, वो अच्छा खेलता है, वो शुभमन गिल सही कर लेता है। कभी देखो बहुत सीधी आ रही बाउंस ले रही है, वो उसको कट आराम से मार देगा, स्क्वायर कट, या फिर ऑफ द ऑन द लेफ्ट थोड़ा बैकफुट में पंच कर देगा। तो शुभमन गिल इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और उसने रिकॉर्ड भी देखो, अब तो मैच वैसे बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में मतलब ठीक रहेगा, मुझे रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी देखते हुए शायद पुजारा पर वो गिल ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुजारा के साथ इशू ये भी है कि तो रनिंग में पुजारा की स्लो है, तो ये जैसे बढ़ते आ रही है, और फील्डिंग जैसे स्लिपिंग होता है, लेकिन ओवरऑल फील्डर भी कमजोर है। तो ये भी अगर अच्छा आप सारा फैक्टर देखोगे तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो है, मुझे लगता नहीं वो पुजारा पे दोबारा वापस मुड़ेगी, अनलेस एंटिल की अभी गिल जर्डी ना हो जाए, कोई और बैट्समैन ना मिले ना, तो मुझे लगता नहीं गिल की जगह पुजारा कराएंगे। ठीक है, फोर्थ पे कोहली तो श्योर है। हाँ, फिर फिफ्थ पे केएल राहुल क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी हमने बात किया कि अच्छा परफॉर्म किया। और उसके अलावा ऑप्शंस आपके पास क्या है? अय्यर का शॉर्ट बॉल का जो इशू है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। हाँ, रहाणे को क्यों? वही इशू जो केएल राहुल का था, लेकिन केएल राहुल कह रहा हूँ उसका पुजारा का था कि तो एज हो गई, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं, इसलिए वो टीम से बाहर हुए थे, और फिर वो ओल्ड प्लेयर का दिक्कत ये, आप टीम से बाहर हो गए, फिर मैनेजमेंट वापस अंदर संख्या को लेगा नहीं, उनका कहता है कि अब नए प्लेयर के साथ मूव ऑन करना है, क्योंकि आज एक सीरीज से वापस कोई इशू है नहीं। प्लस पुजारा रहाणे का रिसेंटली रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं रहा है कि उसने वापस लिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मुझे ऐसा लगता है शायद रहाणे को भी मैनेजमेंट वापस नहीं लेगा। तो यही है। उसके बाद विकेट कीपर आपका ऋषभ पंत मोस्ट ऑफ फिट हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। ठीक है। हाँ, ऋषभ पंत में लगता है कि ऋषभ पंत डाउट है कर लो, टेस्ट मैच में तो मुझे लगता है उसकी प्लेस को कोई इशू है नहीं, इशू नहीं है। हाँ, टेस्ट मैच में तो कोई इशू नहीं है उसकी प्लेस के लिए। रिकॉर्ड भी उसका ऐसा ही है कि टेस्ट मैच में तो उसका रिकॉर्ड औसम रहा है, स्पेशली अगर कोई भी उसका रिकॉर्ड देख लेगा ना, तो उसके रिकॉर्ड में बहुत पेक्यूलियर चीज है ऋषभ पंत की, उसका फोर्थ इनिंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, नॉर्मली फोर्थ इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है बैट्समैन का, काफी कम एवरेज होती है। कभी ऋषभ पंत की चेक करना, अच्छा खासा रिकॉर्ड है फोर्थ इनिंग्स पे, तो वो एक स्पेशल बैट्समैन है जो फोर्थ इनिंग्स में बहुत रन कर सकता है, और आप चेज कर रहे हो स्पेशली, तो वो तो मेरे ख्याल से टीम में खेलेगा ऋषभ पंत। ठीक है, नंबर 6 पे। अब नाउ है ना, सेवेंथ प्लेस पे बैटिंग ऑलराउंडर हो कि बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर चलिए अब या फिर बैट्समैन 7वें पे भी आएंगे। पहले जो कंफर्म स्पॉट वो डिस्कस कर लेते हैं, 9, 10, 11 जो बॉलर हैं वो पहले कर लेते हैं, जो डाइसी पोजीशन उनमें फिर बाद में आते हैं 7th और 8th वाली। 9, 10, 11 आपके अगर फिट हैं तो बुमराह, शामी और सिराज पे भी सिराज पे नहीं, मुझे क्वेश्चन है, क्योंकि ना बुमराह और शामी थ्रेटनिंग लगते हैं बॉलिंग जब कराते हैं। सिराज का क्या है कि बॉलिंग उसकी थ्रेटनिंग नहीं लगती, उसको लगता है कि मतलब विकेट मिल जाता है, विकेट मिल जाता होता है कि दूसरे बॉलर को ये लोग नहीं खेल पा रहे हैं और इसमें रन बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से विकेट दे देते हैं, लेकिन थ्रेटनिंग नहीं लगता है। मुझे सिराज का लगता है, तो मैं एग्जांपल दे सकूं, सिराज मुझे लगता है जैसे ब्रॉड है ना, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, कुछ बॉलर ऐसे होते हैं वो रिदम बॉलर होते हैं, जिस दिन उनकी रिदम नहीं होगी उस दिन आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेगी, यार मतलब जो लग रहा है कि ना खतरनाक लग रहे हैं, ना बीट हो रही है, रन भी खा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो रिदम में होंगे तो वो ऐसा स्पेल डाल देंगे कि एक ही स्पेल में 5-6 विकेट लेके मैच ही अपने तरफ कर दिया, जो जैसे सिराज ने केप टाउन में भी किया था इस साल स्टार्टिंग में। सिराज उस टाइप का बॉलर है, वो रिदम में है, सब कुछ सही जा रहा है, तो वो टेंशन कर सकता है बॉलिंग बैटिंग को दूसरी टीम में, और रिदम में नहीं है तो वो ऑर्डिनरी भी लगता है बहुत। तो ऐसे बॉलर को मुझे लगता है कि मैनेजमेंट होगा हमेशा ही लगता है कि ऐसा बॉलर मान लो कि आपके लिए 3 टेस्ट खेल रहा है और उसके 6 इनिंग में से आपके 3 इनिंग उसने ऐसी बॉलिंग कर दी, तो आप देखो तो रिटर्न उसने आपको ठीक दे दिया, फिर उसने 3 इनिंग आपके नाम कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि सिराज को खिलाएंगे, क्योंकि वो जब पीक पे होता है या फिर जब फॉर्म में होता है तब वो बहुत अच्छा बॉलर है, और वो ठीक ठाक बॉलिंग वो ऐसे फॉर्म में करता भी है। ऐसा नहीं है कि 10 इनिंग में एक बार कर रहा है, 10 में करेगा और 5 वो ऐसे फॉर्म में करेगा, भले 5 वो ना भी करे। तो मुझे लगता है वो स्टुअर्ट ब्रॉड टाइप के जैसे बॉलर होते हैं जो कंसिस्टेंट इतना ना हो, जिनका पीक लेकिन बहुत ऊपर है, तो वो सिराज के साथ रिदम बॉलर है, रिदम है तो सब कुछ सही चलता है।
ऑप्शंस भी नहीं है ना इंडियन चौथा जैसे ये 3 फास्ट बॉलर तो चलो, बुमराह और शामी का तो कुछ है नहीं, शामी फिट हो जाए, हाँ फिट हो जाए। सिराज का भी मुझे लगता है कि खिलाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड सिराज का इतना है कि उसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, मान लो शामी फिट नहीं है तो वो फिर देखना पड़ेगा। अभी तो मसौदी के हैं फिट हो जाएंगे, शामी का नहीं हुए तो फिर तो दिक्कत है, आज शामी भी नहीं हुए। अभी हम ये मान के चलते हैं कि शामी है फिट, बुमराह शामी है फिर, हेड इंजरी ना हो। ठीक है, और सिराज को भी 3 चलो इसमें अब 9, 10, 11 हो गए, अब टॉप 6 सवाल हो चुके हैं, अब बचे 7th और 8th स्पॉट। ये बहुत दिक्कत है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाया जाए। 8th स्पॉट पे स्पिनर, अगर हम मुझे एक स्पिनर खिलाना हुआ, स्पेशली मान लो हम सिडनी में खेल रहे हैं और फिफ्थ मैच है, पहले 4 टेस्ट भी तो होंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पिचेस यूजुअली जो है, ठीक है, फास्ट बॉलर के लिए ब्रिस्बेन, पर्थ तो बहुत ही फास्ट है, ठीक है, एडिलेड फास्ट सेमी है, स्पिन भी है, फास्ट है, और मेलबर्न नॉर्मली वैसे बैटिंग ट्रैक ही रहा है, लेकिन मतलब ब्रिस्बेन और जो आपका वो है पर्थ, वो तो मतलब नॉर्मली देखो तो हैवीली पेस की तरफ बायस्ड है वो विकेट। तो वहां पे मैं प्रेफर करूंगा कुलदीप को। जहाँ पे पेस को ज्यादा प्रेफर करो तो वहां पे आप कह रहे हो कि 3 ही फास्ट बॉलर खिलाया जाए? नहीं, वहां पे जहाँ पे पर्थ में, ठीक है, नहीं 4 फास्ट बॉलर खिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो फिर उसको कुलदीप को हम इस पे लाएंगे, 7th पोजीशन में लाएंगे, कुलदीप 7th में फिर वो बैटिंग हम हो जाएगी, बैटिंग टॉप 6 बैट्समैन। हाँ, तो बैटिंग के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज टॉप 6 केवल 8वें नंबर, मतलब आपके कि ये लोग खेले हैं 6 बैट्समैन के साथ, नहीं कम खेला है, मतलब 6 बैट्समैन कंसीडरिंग कि 7 पे आपका ऑलराउंडर भी नहीं है तो रिस्की नहीं है। रिस्की है। लेकिन चले अच्छा, लेकिन जैसे 9, 10, 11 तो हमारे हो गए, 8 पे अगर कुलदीप हुआ, नहीं क्या कहा था 8 पे आपने कहा था तुमने कि वो 8 पे फास्ट बॉलर किसको खिलाया था फिर? नहीं, 8 पे कुलदीप, ठीक है, और 7th पे फिर मैं अगर पिच वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेलबर्न, ठीक है, अगर मेलबर्न में खेलना हुआ तो 8 पे कुलदीप और 7th पे बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर एनफ, और 7 पे बैट्समैन, 8 पे कुलदीप, और 7 पे किसको एज ए बैट्समैन? 7th पे, हाँ, उसमें थोड़ा मुझे डाउट है कि सरफराज को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि नहीं दिया जाए, जुरैल को दिया, क्योंकि जुरैल का अभी जो उसने प्रेशर में परफॉर्म किया है चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट में, तो उससे थोड़ा उसको चांस देने का बनता है। उसमें से फर्स्ट और सेकंड इनिंग में दोनों परफॉर्म किया था, बॉलर फ्रेंडली पिच थी। हाँ, ठीक है, तुमको क्या लगता है इसमें 7th और 8th पोजीशन? अभी 7th 8th में मेरे को भी लगता है कि 8th पे ना कुलदीप वैसे एज ए बॉलर तो मुझे कभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसकी बॉलिंग तो आज के टाइम में बहुत सही बॉलिंग है, कि ऊपर से क्योंकि वो स्पिनर है तो स्पिन भी कहीं भी करा सकता है, ठीक है ना, प्लस उसके रॉन्ग वन पिक भी नहीं होती है सारे से, प्लस उसके सब कुछ है। लेकिन क्योंकि अब दिक्कत ये है कि बैटिंग का भी एक इशू आ जाता है कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स इतना हुए हैं रिसेंटली, ये लगता है कि यार एक क्वेश्चन के तौर पे एक और एज एन ऑलराउंडर खेले तो ज्यादा अच्छा है। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि जो इंडिया ने सेफ कॉम्बिनेशन रहा है जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल, कि 7 पे तक बैट्समैन, 8 पे आपका एज एन ऑलराउंडर आप अश्विन को खिला लो, तो अब उससे बेनिफिट ये होता है कि आपके पास 3 पेसर 1 स्पिनर प्लस 8 पे तक थोड़ी बैटिंग होती है। और ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। मान लो पर्थ में खेल रहे हो तो फिर पर्थ में अगर हम खेल रहे हैं, एकदम नहीं खिलाना है, नहीं पर्थ में अगर हम खेल रहे हैं ना, तो मेरे जो पर्सनल वो है कि 3 तो आपके पास बॉलर जो हैं सो हैं बुमराह, शामी, सिराज, 9, 10, 11 हो गए। अब पर्थ और उसमें बीच में हम आगे चल रहे हैं कि पिच एकदम बॉलिंग सीमर फ्रेंडली पिच है, तो एक चौथा बॉलर में अगर जैसे मैंने अभी तो देखा है जो इंडस्ट्रियल, मैं चौथे बॉलर ऐसे आकाशदीप को खिलाना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि अब आकाशदीप की अगर बॉलिंग देखो जो इंडिया में उसने करी भी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है ना, तो उसका जो बॉलिंग का जो तरीका है ना, हल्का सा बैक ऑफ द लेंथ डालता है, मतलब जिस लेंथ पे वो डाल रहा है बहुत आगे पिच नहीं कर रहा है कि स्विंग बॉलर आउट एंड आउट स्विंग बॉलर एकदम आगे पिच कर दो स्विंग हो गया जाए, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ उस पका के हल्की से इधर उधर डिवेट करी, और जो उस समय इंग्लैंड के बैट्समैन उसको डिस्क्राइब करता है वो स्किल नेचर है, मतलब टिप्पा खा के बॉल लगता था कि जितनी स्पीड आनी चाहिए उससे तेज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में एज ए बॉलर जो होते हैं ना, जो आपके
अच्छी पेस रखते हो और एक बैक ऑफ द लेन से एक डिसेंट पेस पे इधर उधर मूव करा सकते हो, एज ए बॉलर जैसे शामी कुछ हैं उसी टाइप के बॉलर हो, तो वो एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि बाउंसी पिच है, उस लेंथ की बॉल ऑकवर्ड बाउंस पे आएगी, प्लस पेस ठीक है, प्लस हल्का सा सीम से डिविएट हो रही है, स्किड मार रही है, तो वो विकेट टेकिंग हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चौथा मुझे एज ए पेसर खिलाना हो तो मैं आकाशदीप को इस समय चांस देना चाहूंगा। ठीक है, वो तो 8 पोजीशन पे, तो फिर 7 पे 8 पे मतलब। हाँ, तो फिर स्पिन तो अगर अभी इससे पहले मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी चौथा स्पिन सीमर खिलाना हो, तुम किसको खिलाओगे सीमर? सीमर मुझे आकाशदीप और अर्शदीप में वो है डाउट है कि क्योंकि अर्शदीप को ट्राई नहीं किया गया अभी तक टेस्ट मैचेस में, इतना वर्क सकते कि हाँ नहीं उतना वो नहीं है, तो इस वजह से चलो ठीक है आकाशदीप को और अगर प्रेफर करूंगा। बाकी जो ऑप्शन है मुकेश कुमार या नहीं उनमें से वो नहीं है। पेसिंग मुझे मुकेश कुमार तो मुझे ये लगता है कि पेस की कमी लगती है ऑस्ट्रेलिया में, जितनी पेस है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वही बात है, कुका बॉल तो स्विंग होती नहीं है, पेस के बिना बहुत मुश्किल है विकेट लेना। और वैसे किसी को इंडिया ने ट्राई किया था साउथ अफ्रीका में कंट्रोल बिल्कुल मतलब कभी एक बॉल पैर पे जाएगी, एक बॉल ऑफ पे जाएगी, एक बॉल आगे एक और पीछे, तो कंट्रोल बहुत लैकिंग है। तो ऑप्शन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है आकाशदीप, ठीक है आकाशदीप के अलावा आकाशदीप ठीक है। हाँ लेकिन फिर उसमें पर्थ में अगर मैच हो रहा है और हॉबर्ट में हो रहा है, नहीं हॉबर्ट में तो है नहीं मैच, उसमें पर्थ में या फिर ब्रिस्बेन में हाँ, तो फिर बस 7 बैट्समैन और 4 फास्ट बॉलर, स्पिनर नहीं खिलाओगे? स्पिनर तो 7 नंबर पे जडेजा अश्विन में से कोई एक होगा मेरे लिए, 7वें नंबर पे। हाँ, और मैं आऊंगा शहर में अगर ब्रिस्बेन या पर्थ की मैच की कंडीशन है तो 4 फास्ट बॉलर, 7वें में जडेजा खिलाऊंगा प्योरली बिकॉज एज ए बैट्समैन मैं उसको अश्विन सुपर रेट करूंगा, और एक बैट्समैन 7वें में सकता हूँ एज ए बैट्समैन, और प्लस वो लेफ्टी है तो इंडिया को लेफ्टी की जरूरत है, इंडिया का राइट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा है, तो सब देखते हुए मैं, और प्लस वो फील्डिंग जडेजा अच्छी करता है, तो मैं 7वें पे स्पेशली ब्रिस्बेन और पर्थ में जडेजा को 7वें पे, और फिर बाकी वो 4 जो हमने पीछे से डिस्कस किए ये टीम देता हूँ। तो आकाशदीप बुमराह जडेजा, आकाशदीप बुमराह शामी सिराज। इसमें एक इशू है कि इंडिया में 4 राइट हैंडर हैं, कोई लेफ्टी एक होता है, असल बात है कि अब आकाशदीप के अलावा कोई लेफ्टी बॉलर है नहीं पेस में, और उसको आपसे ट्राई नहीं किया, ये भी पता कि उसके अंदर बॉडी इतनी बिल्ट है कि नहीं, टेस्ट मैच खेल सकते कि नहीं, तो ऑप्शन हो तो इंडिया कोशिश करेगी कि लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाए, लेकिन जब है नहीं तो आपके पास जो राइट हैंड में सबसे बेस्ट है आप वही लोगे। तो मुझे लगता है वो 3 के अलावा आकाशदीप भी मुझे लगता है इस समय जो श्रीलंकन कंडीशन में बेसिकली बैक ऑफ द लेंथ हल्की सी बॉल निप करे, सीम करे और ठीक है पेस अच्छी हो, वो आकाशदीप के पास है। तो मैं तो यही 4 पेसर और 7वें पे जडेजा ये टीम रखूंगा। हाँ ये ठीक है, वो तो हमने हाँ अब टेक्निकलिटीज पे तो हमने बात कर लिया। तुमको लगता है कि इन लोग के अंदर मेंटल फॉर्टिट्यूड है, इस बार ये लोग सोच के जा रहे हैं कि हम जीत पाएंगे? नहीं हो तो भाई हैरानी बात है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जब पिछले 2 बार जीत चुके हो तो फिर सोचो हम नहीं जीत सकते तीसरी बार, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाएगी, नहीं हरा सकते। कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया को 2 बार तो वहां भी हराया, उसके अलावा 2 अपने घर पे भी हरा चुके हैं, 4 बार लगातार। ऑस्ट्रेलिया लास्ट 2014 में जीती थी, मतलब 1 डेकेड हो गया। सोचना तो बल्कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से ऐसा साई ऑफ करे मेंटल गेम के लिए कि ऑस्ट्रेलिया को लगेगा मैं हरा सकते कि नहीं हरा सकते, क्योंकि 10 साल हो गए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं इन्होंने कभी इंडिया को टेस्ट सीरीज ही नहीं हराई, तो आपको उल्टा उनके साइकोलॉजी में वर्क करना चाहिए कि उनको ये लगे यार कि हम इन्हें हरा सकते ही नहीं हरा सकते टेस्ट मैच सीरीज में, वो एक ज्यादा लॉजिकल वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपसे तो हराया हुआ था, आपके पास ये नहीं है कि यार हराया नहीं है क्या दिक्कत है, तो उनको ये सोचना चाहिए ऐसा। तो किसी तरह ये कहते हैं ना कि मैच के पहले की जो ट्रेश टॉक होता है जिसे कहते हैं अमेरिकन लिंगो में, वो प्रेशर ऐसा बनना चाहिए उनको दिमाग में, ये डाउट होना चाहिए कि यार इनका हम पे अपर हैंड रहा है हमेशा, ये अपनी बी टीम से आके हमें हरा गए थे कि ये इनको कैसे हराएंगे इस बार, उनको ये सोचना मजबूर होना चाहिए ताकि वो कुछ वियर्ड डिसीजन लें सब, मेरे ऐसा लगता है। और जाएं जब ये लोग विजिट करेंगे ऑस्ट्रेलिया तो उनके मीडिया में तो नेगेटिविटी पूरा देखो वो तो मुझे लगता है कि आप पहले से प्लेयर जानते हैं कि ये तो श्रीलंकन मीडिया को ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी हॉस्टाइल रहती है। ऐसे तो इंडियन क्राउड आजकल हर जगह सकता है कि इंडिया का होम मैच ही चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कितना तो ये प्रेशर होगा, लेकिन जो मीडिया की बात है ये तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है उनके 12th प्लेयर की तरह काम करती है। जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी पिछले साल 2 फरवरी में, तो मुझे याद है कि जब इंडिया का नागपुर में मैच था पहला टेस्ट मैच, उससे पहले बवाल शुरू कर देता वहां के, अरे देखो यहाँ के पिच पे यहाँ घास नहीं है, वहाँ घास नहीं है, यहाँ पानी नहीं डाला, प्रैक्टिस नहीं दे, वो पूरा वो चलता है, वो माहौल माइंड गेम चलता है। लेकिन वो माइंड गेम 90s तक चलता था। इंडिया एज ए खुद में क्रिकेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मतलब
क्योंकि बैक ऑफ सबको पता है क्रिकेट चल रही है तो इंडिया कैसे चल रही है, पैसे इंडिया की वजह से। तो वो सब ये आपके जब सबकॉन्शियस में आपके आ जाते हैं ना, तो कहना कि ये सब चीजें आपको लगता रहे क्या बचकानी बातें चल रही है मीडिया वाले, क्योंकि ये प्रेशर पहले काम करता था कि इंडिया टूर अच्छे से नहीं हो सकता, हम आएंगे पहले होटल में आपके वीडियो बनाएंगे कि होटल अच्छे हैं कि नहीं। मुझे याद है कि इंग्लैंड जब इंडिया आई थी 2002 में, कानपुर में मैच था, तो वहां के उससे पहले इंग्लैंड वालों ने अपना ऑपरेशन टीम भेजी थी कि वो वहां पे होटल के बाथरूम और सारे रूम्स के वीडियो बन रहे थे कि हमारे कंडीशन फिट हैं। वो एक एरोगेंस थी उनकी, वो खत्म हुई है। तो वो एरोगेंस बहुत पहले जा चुकी है। अब तो आईपीएल में 2-2 महीने यही रहते हैं, तो वो सारी अब मीडिया की कोशिश करते हैं, मतलब असर नहीं डालता। क्या आप सोचोगे कि हम ऐसे 4 नेगेटिव स्टोरी चलाएंगे और इंडिया वाले दब जाएंगे, वो काम नहीं करता। बल्कि वो तो मैं चाहता हूँ करें, थोड़ा पैसा बोलते हैं उससे बहुत। एक चीज है लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाँ नेगेटिव बात करती है, नेगेटिव न्यूज छापते हैं ये लोग, लेकिन वाइन नहीं करते हैं। इंग्लिश मीडिया बहुत वाइन करती है कि अरे पिच में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जब अभी इंग्लैंड आई थी, ठीक है, पिच वाला इशू तो खैर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। इंडिया आते तो दोनों करते हैं, इंडिया में आके लोग खराब आते नहीं है। स्पिन पे तो इन लगता है कि किसी तरह प्रेशर में लाके विकेट थोड़ा सीमर फ्रेंडली बन जाए, कोशिश पूरी होती है कि किसी तरह बोलते रहो शायद इंडिया स्पिनर फ्रेंडली टीम फ्रेंडली बनाते हैं। इंडिया लेकिन कहते हैं तुम्हें स्पिन खेलनी सीखनी पड़ेगी भाई, कई रूल्स में तो लिखा नहीं है कि बॉल पहली बार स्पिन नहीं हो सकती, हो रही है तुम्हारे लिए वही हमारे लिए भी है। तो वो बहानेबाजी वाली बात ज्यादा है। तो वो और बाहर के साउथ अफ्रीका में 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं, केपटाउन हुआ, तो वहाँ पे आप नहीं कुछ बोलते हो, वहाँ पे आप खेलते भी हो, और यहाँ पे आप अगर 2 दिन में खत्म हो रहा है तो आपको लगता है कि मतलब मेरे ख्याल से सिंपल से फैक्टर होना चाहिए कि पिच ऐसे होनी चाहिए, तो बैट्समैन भी डेंजरस ना हो, बस इतनी खराब ना हो कि मैच 1 या 2 दिन में खत्म हो रहा है। उसके अलावा अगर स्पिनर फ्रेंडली है तो दोनों के लिए भाई आप स्पिनर ले आओ। ये तो है नहीं कि इंडिया का स्पिनर नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अब तो इंडिया बहुत स्पिन फ्रेंडली बनाता है तो इंडिया ही फंस जाता है उसमें, क्योंकि इंडिया स्पिन निकली जाती है। वो टाइम गया कि इंडिया वाले स्पिन बहुत ही खेलते थे। अब देखो इंडिया वालों से जब इंग्लैंड आई थी तो उनके स्पिनर इंडिया वाले भी नहीं खेल पाते, तो बाद में इंडिया ने पिच जो बनी है 3rd मैच से, वो थोड़ी इंडिया ने बैटिंग फ्रेंडली बनाई थी कि भाई इतना नहीं कि हम भी नहीं खेल पाए। तो वो बीच में कुछ साल रहा होगा, लेकिन अब तो इंडिया वाले समझिए कि बहुत ज्यादा आप अगर स्पिन आप वो कर दोगे तो उनके स्पिनर हमारे स्पिनर सब एक लेवल पे आ जाते हैं, फिर वो एकदम लॉटरी हो जाता है कि कौन जीत जाएगी। इससे अच्छा हल्की सी बॉल जो विकेट है थोड़ा डिसेंट रखो, जिस पे अच्छे स्पिनर ही बॉल करा सके, ताकि हमारे जो स्पिनर है अश्विन जडेजा विकेट तो ले सके। तो वो मुझे लगता है वो टाइम जैसे रोना है तो रोएगा कि बॉल स्पिन विकेट है, ये इंडिया तो नहीं रोती। ऑस्ट्रेलिया जाती है बॉल तक आ रही है, बाउंस हम कैसे खेलेंगे भाई। आप अवे टूर पे जा रहे हो, उसका एक इम्प्लाइड हुआ है कि आपको एक चैलेंज मिलेगा कि अब अवे टूर जीतना है आपको। अगर तो अवे टूर और होम टूर सब में एक जैसे पिच बन जाए तो अवे टूर का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। अवे विक्ट्रीज जो होती है वो इसलिए स्पेशल होती है कि वो डिफिकल्ट होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो मतलब इतना बाउंस होता है जो कहीं नहीं होता है। तो वो कहने को तो वो भी अनफेयर एडवांटेज है कि आपके खेल रहे हैं उन विकेट से, बाकी जो बैट्समैन आ रहे हैं उनको सारा अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। बैट्स का आपका जो डिजाइन है वो चेंज करना पड़ता है कि बैट्स जो होते हैं थोड़ा बॉटम हेवी जगह तो ऊपर की तरफ वेट हो ताकि स्वीट स्पॉट ऊपर हो जाए। कितना मतलब देखो आप कितना एडजस्ट करना पड़ा है जब बाहर की टीम आ रही है, तो वो अनफेयर एडवांटेज तो फिर वो भी है। तो वो बहानेबाजी वाली बात है, जब तक दोनों के लिए सेम कंडीशन है मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बात है कि इंडिया स्पिन करने में आ रही है। और मैं तो चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जितना हो सके उतना पेसियर बाउंस कोई दिक्कत नहीं। इंडिया को जीतना है तो उस विकेट पे भी जीतेगी, नहीं जीत सकते तो भाई कोई बात नहीं। तो वो मेरा कहने मतलब है। अभी इंग्लैंड का जो प्लेयर है जो रूट, उसको बोल रहे हैं कि इस तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा और है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट तो नहीं है, वो तो इंग्लैंड वाले कह रहा था हंसी अपनी ग्रेटेस्ट कर देने की। और उस कंपेरिजन होता है विराट कोहली से। तो मेरे हिसाब से ना ये जो सीरीज है ये विराट कोहली के लिए मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, टीम एज अ टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे विराट कोहली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रूट का एक भी सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ये इसके लिए वो है इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि अपना दिखाने वो अच्छा कर रहा है, वो कि अपना ग्रेटनेस सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा आपको कि हाँ मैं कोहली वैसे मतलब मेरा है कि देखो टेंशन में ग्रेट तो है, उसका रिकॉर्ड इतना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैसा कोई ग्रेट नहीं है, रिकॉर्ड अपने आप में बोलता है। कोहली का दिक्कत ये है बीच में 3 साल जो उसका थोड़ा लीन फेज रहा ना, उसमें इतना टेस्ट मैच में से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म किया है। वो उसके एवरेज भी दिखता है 50 के नीचे आ गई, प्लस उसके सोचो एक टाइम मैंने ग्राफिक देखा था जब रूट की 17 सेंचुरी थी और शायद इसकी 26 से 27 सेंचुरी कोहली की। आज रूट की 34 35 हो चुकी है, कोहली की केवल 29। अब सोचो कितना ज्यादा उसने अच्छे परफॉर्म किया, कितना कोहली नीचे आ गया। तो
केवल आप उसमें रिकॉर्ड में कंपेयर करोगे तो भाई रूट का बेटर है टेस्ट मैच रिकॉर्ड। ओवरऑल प्लेयर में नहीं कहना, वनडे और T20 नहीं, केवल टेस्ट मैच में कहूँ तो हाँ रिकॉर्ड तो रूट का ही बेटर है। तो अब देखते हैं कोहली कवर अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि एज वैसे दोनों बराबर से ही, 1-1.5 साल का अंतर है। अभी ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, क्योंकि कोहली असल हुआ क्या, कोहली जब फॉर्म में आए साउथ अफ्रीका में अच्छे गए, तो फिर वो जब उनके फाइनल पर्सनल उसमें जब वो बच्चा जो होना था उससे का ब्रेक ले लिया, तो अब पता नहीं अब वापस अब टेस्ट में दोबारा कैसे परफॉर्मेंस होता है, तो वो देखना है। बाकी ऑस्ट्रेलिया कंडीशन सूट करेगी कोहली, क्योंकि कोहली की जो एक वीकनेस है वो रहती है थोड़ी आउट, जो हमें स्विंग बॉल होती है वो थोड़ा बाहर बल्ला निकालते हैं, जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो टाइप का डिसमिसल शायद ना होता नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में विकेट जो होते हैं स्विंग कम होते हैं, सीम थोड़ी होती है, वो भी 10-12 ओवर तक होती है, फिर वो पेस ऑफ बाउंस पे होता है। वो मुझे लगता नहीं कोहली इसमें दिक्कत होने वाली है कोहली को। मुझे लगता है कोहली अगर वाला हॉरेबली आउट ऑफ फॉर्म ना हो तो मुझे लगता है कोहली से रन बनने चाहिए इस टूर के। फ्यूचर क्या देख रहे हो इन लोग, रोहित और कोहली कितना साल और खेलेंगे? इसमें रोहित कोहली इतना क्लब नहीं करूंगा, उसका रीजन है तो रोहित की एज थोड़ी ज्यादा है कोहली से, और फिटनेस भी उतनी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ है, T20 से रिटायर हुए तो टेस्ट मैच में एक साथ रिटायर होंगे। प्लस अब मैं देखूंगा अगर WTC तक तो दोनों खेलेंगे 2025 में, इंडिया मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई करनी चाहिए। अब 2025 के बाद अब अगले साल जितना मुझे लगता है कोहली शायद 37 के हो जाएंगे और रोहित 38 और गोइंग टू 39 हो जाएंगे। मुझे रोहित शर्मा का डाउट है कितना आगे तक और कर सकते हैं, फिटनेस भी चाहिए टेस्ट मैच के लिए बहुत ज्यादा 5 दिन, और जैसे से मैंने मतलब बॉडी एज करती है ना, एक चीज होती है कि आपके मैच कितने समय फिटनेस जो चाहिए वो तो आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन रिकवरी आपकी बहुत स्लो हो जाती है, और टेस्ट मैच में हर दिन आपको उठ के सुबह आकर खेलना है, वो ओल्ड एज में बहुत दिक्कत देगी रिकवरी। तो रोहित शर्मा की फिटनेस कैसी है तो टाइम और उनकी बॉडी जानती है, तो वो रोहित शर्मा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोहली का आधा फॉर्म बना रहता है, फॉर्म नहीं जाता है, तो फिटनेस वगैरह लगता है 3 साल तो मैं देते हैं उसकी बॉडी में है टेस्ट मैच के लिए, जब तक हैंड आई कोऑर्डिनेशन ना चला जाए बिल्कुल ही, वो जाता है तो फिर तो बैट्समैन खत्म। तो वो अगर नहीं जाता है, फॉर्म बना रहता है, तो वैसे ओवरऑल फिजिकल फिटनेस लगता है टेस्ट क्रिकेट 2-3 साल तो रहनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 27 के WTC तक तो उसको रहना चाहिए कोहली। और बाकी बैटिंग तो मुझे इतनी चिंता नहीं है इंडिया की, क्योंकि बैटिंग इंडिया की काफी डीप है। मुझे जो असली इंडिया की वरी है वो है इंडिया की बॉलिंग। अभी जब इंडिया की बॉलिंग डिस्कस कर रहे थे, शामी अगर अभी बुमराह को छोड़ो, शामी अगर हमने सोचा है कि फिटनेस पे नहीं है तो हमें बॉलर नहीं चल रहा, किसको कराएंगे, तीसरा चौथा वाला ऑप्शन एकदम से गिरते हैं इंडिया के। तो इंडिया के बॉलिंग में अभी स्टॉक मुझे बहुत नजर आता है, बैकअप ऑप्शन कहाँ है इंडिया के पास। आप हम लोग ना मुकेश को टीम में कंफर्टेबल रखने के लिए टेस्ट मैच में, उसे कृष्णा को भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बॉलर कहाँ है, असली को कभी ट्राई नहीं किया है टेस्ट मैच में। शार्दुल ठाकुर है एक ऑप्शन, वो पेस नहीं है, सब उनकी भी एज होती जा रही है। तो इंडिया के बॉलिंग मुझे होपफुली, मैं क्या तो अभी बहुत यंग है, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी इंजरी इतनी रही है, इंडिया को अपने बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा रेड बॉल की। बॉलिंग ऑप्शन बैकअप बिल्कुल भी नहीं है बुमराह और शामी के पीछे इंडिया के पास, तो वो है। मैं क्या होता है ये लोग अगर ठीक अभी तो इतना ज्यादा सोचते हैं जी, अभी तो उसकी फिटनेस बिल्ड करनी पड़ेगी, अभी तो NCA पे ही वैसे कहीं में से, अभी तो T20 पूरा नहीं खेल पा रहे, टेस्ट मैच तो बहुत दूर की बात है। तो वो एक इशू है, इंडिया की बॉलिंग में इशू है। प्लस स्पिनर भी अगर आप देखो, चलो स्पिनर तो फिर भी कुलदीप यादव है, प्लस अक्षर पटेल भी है, वो बॉलिंग वापस से ठीक, उनके बॉलिंग में जिप आ गया है बॉलिंग में, स्पिनर भी हो जाएगा। वो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग का इशू है इंडिया को। 2-3 IPL में तो इंडिया के जो थे, हर्षित राणा थे, ठीक है, वैभव अरोड़ा थे, 2-3 इनको रेड बॉल क्रिकेट के लिए इंडिया को गुम करना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल 3 बॉलर पे रिलाई नहीं कर सकते, एक भी इंजर्ड होता है तो आपको 14 नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो रेड बॉल क्रिकेट के लिए आपको 2-3 आपको स्टॉक लेना पड़ेगा, 3 या 4 बॉलर्स का, जो शायद वैसे आपने देखो अगर इंडिया ने शुरू किया है फास्ट बॉलर्स की अलग कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, वो शायद इसीलिए किया गया है ताकि आप मोटिवेट कर सको फास्ट बॉलर्स को टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो वो होपफुली डिविजन देगा, क्योंकि इंडिया को, क्योंकि आपने देख लिया पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, अब टेस्ट मैच में उनका रेड बॉल के बॉलर नहीं है, 4 ओवर के हो जाते हैं, और उनकी बॉलर भी कोई बॉलर 140 के नीचे 140 अब भी डाल सकते हैं, लेकिन वो 3 या 4 ओवर तक ही डाल सकता है। हाँ, टेस्ट मैच में 3 ओवर तक डाल दोगे उसके बाद, लेकिन फिर आप नहीं बोल पाओ तो आपके फिर बाद में सुताई भी होती है। वही तो मेरे मतलब ये है कि इंडिया में वो समझ है कि आपके रेड बॉल बॉलिंग अलग है, व्हाइट बॉल बॉलिंग अलग है, उसकी फिटनेस अलग है, तो वही है। लेकिन समझ तो है, इंडिया ने आ कहाँ रहे हैं रेड बॉल बॉलर, इसलिए काफी टाइम से बुमराह शामी सिराज ही सुनने में आ रहा है, कोई एक्साइटिंग वही नहीं आ रहा, प्रोस्पेक्ट ही नहीं आ रहा जो लगे कि हाँ इसको बॉलिंग कराई जा सकती है। ये टूर तो शायद आपको निकल जाएगा अगर आपको इंजरी ना हो, लेकिन
जैसे जैसे शामी की अब एज होती जा रही है, बुमराह भी आप कितना यूज कर सकते हो कि बुमराह को आपको अपने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जो आता है उसके लिए भी आपको बचा के रखना है। तो उसमें फिर लगता है कि आपके बॉलर्स के लिए आपको एक वो चाहिए, किसी तरह आपको 2-3 नए रेड बॉल बॉलर चाहिए। व्हाइट बॉल तो आपको अर्शदीप है और भी मिल जाएंगे IPL से, आपको रेड बॉलिंग के लिए आपको और देखना पड़ेंगे कि पेस वाइज जैसे आकाशदीप एक बॉलर आए हैं, ऐसे 2-3 और चाहिए जो लगे कि जिनको 1-2 साल आप खिलाओ एक्सपीरियंस से तो सीख जाएंगे। तो ये है बॉलिंग वाइज स्टॉक ना, मुझे ऐसा लगता है ना इस समय, मतलब मुझे ऐसा कंसर्न है कि ऑस्ट्रेलिया का भी जब मैं पीस बैटिंग देखता हूँ कि वही 3 खेले जा रहे हैं जो अब थोड़ा एज होती जा रही है, स्टार्क और हेजलवुड जैसे बॉलर्स की। और इंग्लैंड में देखो जेम्स एंडरसन वो ब्रॉड चले गए, मार्कवुड बाहर हो गए 6 पूरे साल के लिए। तो जो ये शुरू है ना फ्रेंचाइजी क्रिकेट वगैरह, जिसमें आपको T20 खेलने का इतना ज्यादा आपको इंसेंटिव है, बॉलर्स जो आ रहे हैं ना ऊपर वो आसानी से अपने आप को चाहते नहीं सेक्रीफाइस करना टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट मैच फास्ट बॉलर के लिए बहुत मतलब बॉडी पे टोल लेता है, ठीक है ना, करियर भी कट डाउन कर सकता है, हर कोई एंडरसन नहीं होता, ठीक है ना। तो मुझे ये डर लग रहा है कि जितने फास्ट बॉलर होंगे अपने आप को कमिट करेंगे पूरा T20 टेस्ट मैच में कि नहीं, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको काम ज्यादा है, पैसा कम है, T20 में काम नहीं कम, पैसा भी ज्यादा है। तो केवल अगर आप प्योर कॉस्ट बेनिफिट देखोगे फाइनेंशियल टर्म्स में तो T20 बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, आपकी बॉडी पे भी लाइट है, पैसा ज्यादा है, लंबा खेल सकते हो अपना करियर। तो वो एक किसी ना किसी तरह एक वो बोर्ड्स को रखना पड़ेगा, टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर आता रहे तो उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे बैट्समैन के बजाय कि आप आके टेस्ट मैच खेलो। तो वो एक इशू है, टेस्ट मैच बॉलिंग का इशू आ रहा है हर जगह। फ्रेंचाइजी टेस्ट मैच, ये मैंने भी सुना है ये कॉन्सेप्ट IPL की सारी फ्रेंचाइजीज हैं वो टेस्ट मैच अगर खेलने लगे बहुत दूर। टेस्ट मैच को अगर रिवाइव करना है तो ये, क्योंकि 4-5 टीमों के अलावा और तो इनका स्ट्रेंथ डिप्लीट हो गया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रही नहीं टेस्ट टीमें। पाकिस्तान की खैर अभी बांग्लादेश अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान को हराया है, और पाकिस्तान की टीम चली गई, ठीक है। वेस्ट इंडीज तो वैसे ही है, ठीक है, कभी कभी जीत जाती है लेकिन नहीं, वो नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। तो गिन चुन के इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की टीम भी अब आप देखना आके नीचे गिरी, क्योंकि वो उनका जो मेन प्लेयर्स का कोर था ना वो धीरे धीरे रिटायर हो रहा है। नए प्लेयर्स तो उनके तो वो बल्कि केन विलियमसन ने भी शायद कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन कर दिया था, तो धीरे करके वहाँ पे भी इश्यू आएगा। साउथ अफ्रीका 5 हो गया और एक और फ्रेंचाइजी टेस्ट क्रिकेट मैंने सुना है, लेकिन मैं अभी बताऊँ मतलब आगे हो सकता है, लेकिन अभी मुझे बहुत आइडिया इन्फेंसिव लगता है अपनी वो। अच्छा, तो बहुत टाइम लगेगा उसको मेटेरियलाइज होने में, कौन सी कब फिर आप कौन सी मतलब, क्योंकि दिक्कत ये है फ्रेंचाइजी में प्लेयर्स भी ओवरलैप कर जाते हैं, एक ही प्लेयर फ्रेंचाइजी में खेला है, दूसरी लीग में भी खेला है, कौन सी फ्रेंचाइजी किसके अगेंस्ट खेलेगी, और फिर फ्रेंचाइजी टेस्ट क्रिकेट चलेगा, T20 कब होगा, तो वो उसके भी इतने अलग इश्यूज हैं। दिक्कत कोर में फिर वही है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी एक विंडो बिना बहुत मुश्किल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक मैच 5 दिन ले रहा है, तो आपको प्लेयर्स बहुत लंबे कमिट करने हैं, तो उसका एक इश्यू हमेशा रहेगा। आज के टाइम पे 5-5 दिन का गेम है, तो उसी तरह आप कैसे लुक्रेटिव रखें, क्योंकि दिक्कत ये सोचा जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट का, वहीं टेस्ट पॉपुलर नहीं रहा। तो इंडिया में टेस्ट मैच खाली जाते हैं, ये तो मतलब स्पेक्टेटर फ्रेंडली नहीं है, पूरे दिन धूप में बैठ के देखना है, प्लस क्या कहते हैं रिजल्ट 5वें दिन, तीसरे चौथे 5वें दिन आएगा, लोग बस सोचते हैं कि यार कौन जाए देखने, प्लस लोग अब जो नई जनरेशन आ रही है उसका T20 का इतना चस्का है कि वो अटेंशन स्पैन कम हो गया, देख नहीं सकते ना, कि वो वेट करते रहे कि तीसरे दिन जाके इंटरेस्टिंग फेज में आएगा। तो दिक्कत तो है टेस्ट मैच के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट तो है। इसलिए मुझे लगता है ये जो सीरीज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ये ढंग से अगर मार्केटिंग करी जा सके तो ये काफी एक नई ऑडियंस आ सकती है, जो नई जनरेशन है उनको अच्छे टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले। इसलिए मैं होप करता हूँ कि मतलब श्रीलंका अपने घर पे बुरा तो नहीं खेलेगी कभी भी, अपने घर पे टेस्ट टीम तो इंडिया इस बार भी वैसे ही खेले 2020 में खेली थी, और एक अच्छी सीरीज हो, मतलब मैं ये चाहता कि इंडिया ब्लो ना हो जाए। ऐसे इंडियन भी अच्छा नहीं है, वैसे टेस्ट क्रिकेट उधर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक सीरीज है जो सबसे कॉम्पिटेटिव रही है, वो मैं नहीं चाहता कि वो वन साइडेड हो जाए। तो इसलिए मैं चलता है कि इंडिया कैसे अच्छी टीम बना सकती है कि 2020 की तरह खेले। इसलिए मुझे बॉलर्स की बहुत चिंता है कि यार एक बॉलर भी कोई इंजर्ड हो गया ना तीन सीरीज में इंडिया का, बुमराह शामी स्पेशली, और सिराज भी ले लूँ अगर, तो इंडिया की बॉलिंग बहुत कमजोर हो जाएगी। तो अब वही मुझे देखना भी होगा कि इंडिया स्क्वाड में कम से कम 2 बॉलर तो और रखेगी। आकाशदीप होगा एक, अब एक देखना 5वां या तो मुकेश होगा, तो सिर्फ किसी में से 2 और भी बॉलर रहेंगे। अर्शदीप को ले तो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो अब देखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ले जाएंगे मेरे हिसाब से। टेस्ट मैच में हमें आज तक कभी ट्राई ही नहीं है, या तो अभी हो सकता है बांग्लादेश से हम अगेंस्ट ट्राई करें, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सलवार, बाकी 2 बॉलर और भी हैं, अवेश खान और खलील अहमद। वही इशू है, टेस्ट मैच उन्होंने भी नहीं खेला हुआ,
खलील अहमद साहब भी एक लेफ्टी है, तो एक एडवांटेज तो है। खलील अहमद लेकिन वही है, इशू है ना कि यार अब ये नहीं पता टेस्ट मैच में कितना लंबा बॉलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बॉलिंग, दोनों ही बातें हैं। आवेश खान ठीक है, स्पीड तो ठीक है, लेकिन लाइन लेंथ का इतना कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते ही नहीं। स्पीड वीकनेस हम लोगों का दिमाग में चलता है, वो चलता है लिमिटेड ओवर्स में। लिमिटेड ओवर्स टेस्ट मैच में आप सेकंड में वही स्पीड रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, मेंटेन ये इशू भी है। पुरानी बॉल है, बॉल कुछ कर नहीं रही हवा में। कुका जितना आप बताते हैं, जितना एक्सपीरियंस भी है, कुका पूरा बॉल की 10-12 बॉल सीम बिल्कुल वो जाती है, चली जाती है बॉल, एकदम कम हल्की सीम उठी हुई रहती नहीं है, मूवमेंट होता नहीं है, तो उसमें आपके पास पेस नहीं होगा, आप बॉलर को बैट्समैन को ट्रबल नहीं कर पाते उसमें। कि ऑस्ट्रेलिया आना आके आप देखो ना, एक वियर्ड सा स्टेट है, इंडिया पिछले 10 साल में कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रही। 2012-13 में इंग्लैंड से आई थी, लेकिन इंडिया आप ये रिकॉर्ड देखो कि सबसे कम टेस्ट किसने आ रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया को कल इंडिया ने हराया 2 बार, 2-1-2-1। उसके अलावा कोई और बाकी टीम टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाती, इसलिए जब वेस्ट इंडीज अभी जीती थी तो हुआ मच गया, क्योंकि जो टीम आती है बिना टेस्ट में जीत के जाती है वहां से, और इंग्लैंड आती है तो 4-0, 3-0, 4-0 करके बाहर। पाकिस्तान तो लगातार से टेस्ट मैच सारे हार रही है, श्रीलंका कोई टेस्ट नहीं जीतती, साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही है 14 के बाद से। ठीक है, जो टीम आती है, न्यूजीलैंड आई तो टेस्ट मैच नहीं जीत पाई, इंडिया को छोड़कर बाकी टीम आ भी रही है, हार भी रही है, टेस्ट मैच भी नहीं जीत रही सीरीज में। इतना टफ टेस्ट मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया में, उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आके आप रन तो बना लोगे, आपकी बॉलिंग विकेट नहीं ले पाती है, आपको बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है उन कंडीशन में, क्योंकि आपको स्विंग भी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, बॉल पिच भी इतना टूट नहीं रही कि स्पिन होना शुरू हो जाए, तो आपके पास उस टाइप के बॉलर्स ही नहीं है जो हार्ड आए बॉल पे, हाइट अच्छी से। ऑस्ट्रेलिया वक्त को है वेस्ट इंडीज का जो अभी फास्ट बॉलर जोसेफ, तो उसने मटेरियल स्पेल डाला तो वेस्ट इंडीज जीत गई, नहीं तो उस टाइप के बॉलर हटना है नहीं जो आए और एक अच्छी लेंथ पे लगातार पेस पर डाल सके, तो वो इसलिए ऑस्ट्रेलिया आके जीतना बहुत टफ था। इंडिया ने किया ऐसा कि वो लगातार 2 जीत गई, तो ऑस्ट्रेलिया तो को आप देखो ना, लगातार हराना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया गिन चुके साउथ अफ्रीका ने एक टाइम पे डोमिनेट किया था, क्योंकि का फास्ट बॉलर थे टेना मोर्ने में, तो ज्यादा टीम का बॉलिंग आर्सेनल ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को टबल कर सके, तो वो एक रीजन है। इसलिए मुझे लगता था कि इंडिया की बैटिंग तो सब लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना इंडिया की बॉलिंग होगी। अगर इंडिया की बॉलिंग पूरी रही एटलीस्ट 4 मैचों के लिए, बुमराह, शमी, सिराज का कोर रहा, तो इंडिया का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये तीनों बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बॉलिंग इंजरी हुई तो इंडिया के लिए दिक्कत है बहुत ज्यादा, फिर किसी आकाश जी कोई भी जो नया बॉलर आएगा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही खेलना पड़ेगा विकेट लेने के लिए। टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले ना, लेकिन इनको अभी तो वैसे इंडिया को बांग्लादेश न्यूजीलैंड से घर पे खेलना नहीं, वो तो है ही है। जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो जब टेस्ट सीरीज शुरू होगा तो प्रैक्टिस मैच है, एक ही प्रैक्टिस मैच है, ये मैंने कंफर्म करना पड़ा। 8 तो है प्रैक्टिस मैच, प्लस इंडिया कुछ दिन पहले जा रही है, तो इंडिया ने इसमें टाइम लिया है एक्लिमेटाइज होने के, क्योंकि इनके साथ इशू यही होता है कि बिना प्रैक्टिस मैच के ये लोग इतना ग्रैंड है। इंडिया पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच हारी है, आईपीएल फाइनल खत्म हुआ है और उसके विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैच हो गया था, तो फिर कहाँ से एकदम सब एक्लिमेटाइज कर पाओ। मिनिमम दो प्रैक्टिस चाहिए, 2 प्रैक्टिस टेस्ट जो है, क्योंकि तुरंत शुरू कर देते हैं और पहला फिर ये लोग पूरी तरीके से हारते हैं, इनका हमेशा फिर वापसी करनी पड़ती है, ये तो मोमेंटम फिर खराब हो जाता है पहले में ही हार के, उसके बाद ये पिछले कई बार हो रहा है। इंडिया इंग्लैंड से भी पहले हारी थी, तो होपफुली 2 इनको मिले वो करने के लिए, एक तो है एटलीस्ट। बाकी मुझे लगता है कि इंडिया भी सीरियस है टेस्ट सीरीज के लिए, तो थोड़ा टाइम जल्दी लेके जा रहे हैं, इंडिया इतने वो शेड्यूल उस समय थोड़ा स्पेस है इंडिया के पास जाने के लिए भी, तो ये तो है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी तो एक अर्ली पॉइंटर से ये लग रहा है बॉलिंग देखना क्रूशियल होगा कि बॉलिंग में इंडिया की बॉलिंग पूरी होती नहीं होती, या फिर कोई नया बॉलर इंडिया लेके जाती है। अभी दिलीप ट्रॉफी चल रहा है, इसमें देखते हैं कि इसमें अगर कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है, उमेश यादव एक ऑप्शन हो सकता है अभी, लेकिन उमेश यादव नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, और तो और कंसिस्टेंट नहीं रहा, कई बॉल पैर पर 4 बॉल जा रही है, पेस अच्छी थी, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन देखते हैं अभी दिलीप ट्रॉफी में क्या होता है। वैसे कृष्णा एक ऑप्शन हो सकता है ना, अगर कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी हाइट अच्छी है, बाउंस लेती है बॉल, ऑस्ट्रेलिया में हेल्प करेगी, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी नहीं है। साउथ अफ्रीका गए थे तो बॉल 6 जगह पड़ रही थी, तो वो एक इशू है, नहीं तो एक अच्छा एसेट हो सकता था, कंट्रोल आ जाता है, हाइट आती इंडिया के पास, लंबे बॉल है ही नहीं इंडिया के पास, ठीक है ना, तो वो एक ऑप्शन वो भी नहीं है, तो आकाशदीप पे इंडिया को थोड़ा वो करना चाहिए कि फॉर्म में रहे उस समय। ऑस्ट्रेलिया की टीम हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में, काफी टाइम है, तो 2 महीने हैं, 2 महीने, और अभी तो इंडिया की टीम में भी पता नहीं क्या चेंजेस होने वाले हैं, वहाँ की इंडिया को टेस्ट मैच खेलना है,
इससे पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो है। तो बैटिंग हो सकता है कुछ कोई लगेगा आउट ऑफ फॉर्म ड्रॉप करा जाए या फिर, और इंजरी एक दो तो होती ही होती है, इतना लंबा होता है तो वो भी देखना पड़ेगा कौन कोई इंजरी होती है, कौन आता है उसी जगह। बुमराह को मुझे लगता है इंडिया एकदम उसमें रखेगी कि अब सीरियस वाइज जितना कम उतना कम खिलाओ, कि बुमराह मतलब ऑलमोस्ट ट्रम्प कार्ड है इंडिया के लिए। ठीक है, और शामी की उस पर ध्यान को, शामी पूरा फिट हो जाएगी, ये दो बिल्कुल वो है, भले ही बैट्समैन काफी देखता है लेकिन ये होने चाहिए दो हमारे लिए। तो ये बात है, बाकी ठीक है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी तो पहले ये दो पहले तो अभी बांग्लादेश के बांग्लादेश अभी ये तो एनालाइज कर सकते हैं कि इंडिया के एनालाइज करते हैं। और तो बांग्लादेश के साथ जो क्या कहते हैं अभी टेस्ट सीरीज बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जीती है, तो बांग्लादेश पहले तो पता था कि ये तो सीरीज ऐसे निकल जाएगी, अब लग रहा है कि बांग्लादेश भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आएगी कि हमें इंडिया को भी हराना है, प्लस इंडिया के हर टीम की डायवर्ट है कि इंडिया को हराने के लिए इंडिया को हराना है ना। तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि देखें बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें ये भी होगा ना कंसिडरेशन की बांग्लादेश सच में पाकिस्तान में इतना अच्छा खेली थी, पाकिस्तान बहुत खराब खेली थी, ये भी पता चल जाएगा इससे। ठीक है ना, तो एक इसलिए भी है, तो वो भी दो टेस्ट है, उसको एक बात वीडियो बनाया जाएगा कि बांग्लादेश साहब कैसा चल रहा है, न्यूजीलैंड आगे उसका तो बाद में सोचेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए हाँ, डिस्कशन इतना ही रखते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video, and don't forget to click on the bell icon, and hopefully हम लोग क्रिकेट पे कंटेंट और बनाते रहेंगे और वीडियो। ये हमारा बेसिकली एक पैसे की जगह जिसमें हम लोग बस हमें बस मजा आता है क्रिकेट पे डिस्कस करना, में लाइव करना, मुझे अपनी लाइव में जितना हम कर सकते हैं। हाँ, कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।